एक 14 साल का लड़का कराची रोज़गार के सिलसिले में आता है। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर नाश्ते के लिए निकलता है। वहाँ से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 2 दिन बाद जब उनके घर वालों को इतला दी जाती है कि आपके बच्चे बेकसूर हैं, आप उन्हें पुलिस स्टेशन से आके ले जाएं, और आपके एक बच्चे की डेथ हो गई। कितनी देर आपको साथ रखा है? 2 दिन हमको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ। जब ये सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं और उस बच्चे की डेड बॉडी देखते हैं, तो उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात। उसकी डेथ को 36 घंटे हो गए होते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने इनको क्यों अरेस्ट किया? पुलिस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एक लड़के की जान चली गई? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस कहानी में देंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। वेलकम टू माई शो। माई नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वॉचिंग द हॉरिफाइंग केस ऑफ इरफान बलोच, कस्टडी इन पुलिस। 21 अक्टूबर 2025। 15 साला इरफान, जिसका ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से है। सैलाब की वजह से उनके सब मकानात गिर गए हैं और वो रोज़गार के सिलसिले में कराची जाता है। वो टेलर का काम करता होता है और वो अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा होता है। सैलाब की वजह से वहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा होता। उसको घर की टेंशनें नज़र आ रही होती हैं। वो रोज़गार के सिलसिले में कराची जाता है कि अगर मुझे अच्छा काम वहाँ मिल गया तो घर पीछे सब सुकून से रहेंगे, अगर काम ना समझ आया तो मैं वापस आ जाऊँगा। 22 अक्टूबर की सुबह वो कराची पहुँच जाता है। वो अपने दोस्तों और कज़न्स के साथ बाहर नाश्ते के लिए जाता है। वो चारों मिलके आयशा मंजिल जाते हैं। वहाँ जमजम बेकरी से हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। वापसी पे जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो इरफान, क्योंकि टिकटॉक भी बनाता होता है, वो उन्हें कहता है कि यहाँ पे व्यू बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम यहाँ पे टिकटॉक बना लें। और वो वहाँ टिकटॉक बनाने के लिए रुकते हैं। उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इरफान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ वक्त के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये चारों दोस्त टिकटॉक बना रहे होते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पे 2 लोग आते हैं जिन्होंने एक सादा शलवार कमीज पहना होता है, और वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम यहाँ चोरी करते हो, सोए हुए लोगों की जेब काटते हो। और उसी वक्त पीछे से मोबाइल भी आ जाती है। वो टोटल 8 एहलकार होते हैं और ये कोई आम पुलिस नहीं होती। इनका ताल्लुक SIU से होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये CIA की एक स्पेशल यूनिट होती है जो सिर्फ बड़े मुजरिम, बड़े जराइम के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पे एनी शाहिद बताते हैं कि पुलिस एहलकार इरफान के सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहे होते हैं और आंखों पर पट्टी बांध के, हाथों में बेड़ियां डाल के उन्हें डाले में डाला जाता है। और वो 6 घंटे तक पुलिस वैन घुमाते रहते हैं और उस दौरान उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं और आखिर 6 घंटे बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उन्हीं के स्पेशल ब्रांच के। 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई गालियां बक रहा है सारा। और उन्हें पीछे कमरे में लेके जाते हैं और उन सब के साथ तशद्दुद करते हैं। 3 लोगों को पीछे कमरे में बिठा के इरफान को वो नेक्स्ट रूम में ले आते हैं। 2 दिन उन लोगों को वो अपनी कस्टडी में रखते हैं। 2 दिन बाद उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके बच्चे हमारी कस्टडी में हैं, वो बेगुनाह हैं, आप पुलिस स्टेशन आ जाएं और आपके एक बच्चे की डेथ हो गई। घर वाले, अहलो अहबाब, दोस्त, जो लोग कराची में मौजूद होते हैं, वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ आ रही होती कि क्या क़यामत गुजरी है उनके ऊपर। ये सब कैसे हो गया? हर आँख अश्कबार थी कि वो एक प्यारा सा 14-15 साल का लड़का, कैसे उसकी जान चली गई। इरफान तो इस दुनिया से चला गया। तीनों अपने घर वालों से मिलते हैं और जो बातें वो अपनी फैमिली को बताते हैं, उससे हर आंख अश्कबार हो जाती है। वो ये सब कुछ मीडिया पे भी बताते हैं कि उस दौरान उनके साथ क्या हुआ, और इस बात का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि पुलिस की कस्टडी में
एक शख्स की जान चली गई, वो भी जो बेगुनाह बेकसूर था। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेले ले गए थे उनको। आंखों पे हमारे पट्टियां। अब हम आपको तफसील में बताते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। जब इन्हें स्पेशल ब्रांच के ऑफिस ले जाया जाता है तो इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 3 लड़कों को ये पिछले रूम में बिठा देते हैं और इरफान को ये फ्रंट वाले रूम में ले आते हैं और उस पर तशद्दुद स्टार्ट करते हैं। वो बता रहे होते हैं कि हमें मारने की पीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये थप्पड़ मारते हैं, डंडों से मारते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद ही एक कांस्टेबल भागा इनके पास आता है और कहता है, क्या तुम्हारे दोस्त को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? वो इन लोगों को भी लेके उसके पास चले जाते हैं और वो नीम बेहोश हालत में ज़मीन पे पड़ा होता है और पानी मांग रहा होता है। और ये हमारे मुहाफिज उसे पानी देने की बजाय शराब के नशे में ठुड्डे मारते हैं कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है। और शायद इसी दौरान उसकी जान निकल जाती है। इसके बाद वो लोग इन तीनों पे प्रेशर डालते हैं कि तुम लोग बेकसूर हो, हम तुम्हें जाने देते हैं, तुम्हें खर्चा पानी भी देते हैं, तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम्हें एम्बुलेंस भी करा के देंगे, तुम अपने भाई की बॉडी लेकर पंजाब चले जाओ। लेकिन ये लोग नहीं मानते। 2 दिन बाद ये तीनों एग्री कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अकेले कैसे लेके जा सकते हैं, हमारी घर वालों से बात कराई जाए। और इनके घर वाले भी 2 दिन से इनको ढूंढ रहे होते हैं। कभी वो किस पुलिस स्टेशन जाते हैं, कभी वो किस पुलिस स्टेशन जाते हैं, कभी वो हॉस्पिटल जाते हैं, पर इनका कोई पता नहीं लग रहा होता। तब ये लोग उनके घर कॉल करते हैं। तब इन्हें बताते हैं कि आपके चारों लोग बेकसूर हैं, लेकिन आपका एक बच्चा नहीं बचा, उसे दौरान इन्वेस्टिगेशन हार्ट अटैक आया। अब जो वाक़या ये रूनुमा हुआ है, ये न्यूज़ पे चलता है। इसका मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है और वो भी इस वजह से होता है क्योंकि इनके अहलो बाप, इनके दोस्त, जितने भी इनके इलाके के लोग वहाँ होते हैं, वो वहाँ पे रोड बंद कर देते हैं, एहतजाज करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। क्योंकि 2 दिन गुजर जाते हैं और इरफान का पोस्टमार्टम भी नहीं होता। पुलिस पहले दिन भी दूसरे दिन भी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जाती है, लेकिन डॉक्टर्स पोस्टमार्टम नहीं करते। और तीसरे दिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होता है। एहतजाज के दौरान ही कुछ लोग गुलबर्ग पुलिस स्टेशन जाते हैं। इनका ताल्लुक गुलबर्ग से होता है। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि 7 एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों की इस बात से तसल्ली नहीं होती। ये इस बात पे एग्री नहीं करते क्योंकि वहाँ पे तो आए रोज़ कोई ना कोई पुलिस वाला सस्पेंड होता रहता है। और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इनके ऊपर जो दफ़ा लगी हैं वो है 319 और दफ़ा 34। अब दफ़ा 319 जो है वो है कातिल ख़ता, कि कत्ल करने का इरादा ना हो और गलती से कत्ल हो जाए। इसकी सज़ा कोई 6 से 10 साल है। और दफ़ा 34 जो है वो है मजमूई तौर पर कत्ल करना, कि 7 लोगों ने मिलकर ये सब किया है और ये सब इसमें बराबर के शरीक हैं। और जो एहतजाज रिकॉर्ड होता है उसके भाइयों की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको पता है कराची वाक़या थे इरफान बलोच, उनको सिंध पुलिस ने ना कत्ल किए। और जो लोग कराची मौजूद होते हैं जिन्होंने रास्ता ब्लॉक किया होता है उनकी तरफ से, कि इन सब पुलिस वालों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर दफ़ा 302, दफ़ा 365 लगाई जाए। दफ़ा 302 इरादा कत्ल और दफ़ा 365 अगवा की। इसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बारे में सुन के पूरा पाकिस्तान हिल जाता है कि उस 15 साल के बच्चे पे जिसके ऊपर पुलिस हार्ट अटैक डाल रही थी, उस 15 साल के बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसके सर पे चोटें हैं, उसके मुंह पे चोटें हैं, उसके जिस्म की जगह जगह पर तशद्दुद के निशानात हैं और उसके नाजुक अज़ा पे भी निशानात हैं। पुलिस ने किस बेदर्दी से उस बच्चे को मारा। ये जो पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी मुहाफिज है, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा तो इन्हीं से है। हमें कच्चे के डाकुओं के साथ साथ पक्के के डाकुओं से भी ख़तरा है। अभी पोस्टमार्टम की फ़ाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। मीडिया ट्रायल
और एहतजाज की वजह से सिंध गवर्नमेंट भी इसका एक्शन लेती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाकियों के लिए कोशिश जारी होती है। पुलिस के ऊपर भी उंगली उठने लग गई थी कि वो अपने भाइयों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसलिए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने इस केस को FIA में रेफ़र कर दिया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन FIA करेगी। और वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा अगर ये तशद्दुद साबित हुआ तो इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ 302 की FIR होगी और इन्हें सज़ा दी जाएगी। इन सब एक्शन के बाद इरफान के वर्सा को एतमाद में लिया गया और ईदी मुर्दा खाना शराब कोर्ट के बाहर जो एहतजाज जारी था वो ख़त्म कराया गया। और आखिर 4-5 दिन बाद इरफान की मैयत उसके घर के लिए रवाना हो गई और जो मंज़र उसकी बॉडी उसके घर पहुंचने के बाद थे वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी वालदा को हार्ट अटैक हो गया, उसके वालिद सदमे में थे। अब हर तरफ सिर्फ यही चल रहा है, जस्टिस फॉर इरफान। और ये केस स्टडी बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि इरफान को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना ऐसे इंसिडेंट तो बहुत पहले भी हो चुके हैं, जैसे नकीबुल्ला केस। जिन लोगों ने इन लोगों पे तशद्दुद करके इन्हें ख़त्म किया उनका भी आज तक कुछ नहीं हो सका। जो इन केसेस में हुआ वो इस केस में ना हो। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वही हमारे दुश्मन ना बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इरफान को इंसाफ मिल सके और हमारे आने वाली केस स्टडीज़ आप तक पहुंच सकें। और हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जिन लोगों ने इरफान के साथ ये सब किया उनके साथ क्या होना चाहिए। उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा हमारे मुल्क में किसी के साथ भी ऐसा ना हो, किसी का भी जवान बेटा इस तरह इस दुनिया से ना जाए।